जय हिंद साथियों। तो देखिए, इसके पहले हमने ओल्ड हिस्ट्री में पूरे लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे और आज से हमें मध्यकालीन भारत की शुरुआत करना है। मध्यकालीन भारत में हम पहले पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण और इसके बाद पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में हमें मुख्य रूप से महमूद गजनवी को और इसके आगे फिर हम जो लेक्चर लेंगे तो उसमें फिर मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है तो पूरी तरीके से ओल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया था। उसमें से जो छोटे छोटे राजवंश थे और उन राजवंशों से जो एक दो प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं तो वो भी हमने सारी चीज़ें उसमें कवर कर दी थी। ठीक है। ओल्ड हिस्ट्री का हम जो है तो एक दो दिन में क्वेश्चन सेशन भी लेकर के आएंगे 40-45 मिनट का, जिसमें से लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हम यहाँ से मध्यकालीन भारत को देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत में थोड़ा समझने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि मध्यकालीन आखिरकार ये इतिहास का विभाजन किया कैसे, जो इतिहासकारों ने कैसे किया कि ये जो है तो ओल्ड हिस्ट्री है, ये मध्यकालीन है और ये जो है तो आगे आधुनिक भारत है। तो जब किसी क्षेत्र में वहाँ की संस्कृति, पहनावा, बोली, भाषा और शासक में जो है तो परिवर्तन होता है तो वहाँ पे जो है तो हिस्ट्री का फिर विभाजन किया जाता है। ठीक है। जैसे आप ओल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो ओल्ड हिस्ट्री में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता से फिर वैदिक सभ्यता और इसके बाद फिर जो तो और आगे हमारे वैदिक सभ्यता के साथ साथ जो हो तो हमारे इधर पे बौद्ध धर्म और क्या बोलते हैं जैन धर्म, ये सारी चीज़ें आती रहीं धीरे धीरे। और इसके बाद फिर मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि भारत में जो चीज़ें हैं तो किसके परंपरा के अनुसार हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार परंपरा से रिलेटेड हैं। ठीक है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी जैसे शंकर भगवान से शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें, स्वास्थ्य के चिन्ह वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें मिली हैं। आगे यदि हम वैदिक काल का देखा तो वैदिक काल में कुछ कहना ही नहीं है, वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। इसके आगे फिर यदि हम बात करें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की, तो वहाँ से भी कई सारी शिक्षाएं उन लोगों ने भी जो तो यही सनातनीय हिंदू धर्म से ग्रहण की है। ठीक है। आगे फिर उसी बौद्ध धर्म या सनातन धर्म, जैन धर्म और इन्हीं लोगों से रिलेटेड शासक आते रहे और यही शासक जो है तो शासन करते रहे भारत में, यही शासक। लेकिन जब हम मध्यकालीन भारत को देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शासक हैं वो ज़्यादातर किस हमको जो है तो धर्म के फॉलोअर्स मिलेंगे, जो तो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स मिलने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ से फिर इतिहासकारों ने इस चीज़ का विभाजन कर दिया कि ये क्या है ओल्ड हिस्ट्री है और ये क्या है मिडवल हिस्ट्री है। ठीक है। लेकिन जब हम और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब यूरोपियों का भारत में शासन होता है और फिर से और जब शासक बदलते हैं, जब कंपनियां जो तो भारत में शासन करने लगती हैं ब्रिटेन की, तो फिर उसको कहाँ रख देते हैं, जो तो मॉडर्न हिस्ट्री में रख देते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। जब शासक बदलता है तो देश का या साम्राज्य का एक बड़े भूभाग का खान पान तो ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत बदलता है तो बदलता ही है, लेकिन भाषा, बोली और जो उस राष्ट्र की जो राजभाषा होती है ये सारी चीज़ें बदलती हैं। ठीक है। जब देखिएगा कि जब मुस्लिम शासक होंगे तो वो किस धर्म को ज़्यादातर बढ़ावा देंगे, इस्लाम धर्म को। लेकिन जब हिंदू शासक होंगे तो वो किस धर्म को बढ़ावा देते रहे होंगे, हिंदू धर्म को। जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड शासक बने होंगे तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते रहे होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको शासकों के अनुसार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कि हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था, जब हमने धर्मों से रिलेटेड सेशन लिया था उसमें से कई सारे धर्मों के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं तो उनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। ठीक है। तो वहाँ से फिर हम आगे देखते हैं कि जो मक्का के बाद फिर वो मदीना जाते हैं, उनको मक्का में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब वो नए जो हो तो अपने सिद्धांत देते हैं, जो उनको जिब्राइल के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको जब वो लोगों के बीच में फैलाने के प्रयास करते हैं तो भी ऐसा कि जब कोई नए सिद्धांत या नए रूल जो हो तो हमारे पास लेकर के आएगा तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ था और उनको मक्का से निष्कासित कर दिया गया था। फिर वो मदीना चले गए थे। ठीक है। फिर मदीना में उनको उनके मित्र मिले और उनके मित्र के साथ में उन्होंने जो तो इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने का जो तो प्लान किया और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है। इसके बाद फिर ये इस्लाम धर्म काफ़ी तेज़ी से जो हो तो पूरे अरब क्षेत्र में फैला। ठीक है। सऊदी अरब से और हर जगह जितना भी आप
मिडिल ईस्ट, मिडिल जो तो देखते हैं मिडिल एशिया की कंट्री जितने भी देखते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मध्यकालीन भारत में कैसे जो तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद फिर जैसे जैसे हमारे इसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और फिर यही जो हो तो शासक आ करके जो हो तो भारत में आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? यही शासक आ करके भारत में आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना है। अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ना है अरबों का आक्रमण। तो हम देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये जो हो तो पहली बार भारत में आक्रमण करने में सफल रहा। क्या रहा? आक्रमण करने में सफल रहा। ठीक है, इसने आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। कब किया? 712 ईस्वी में। और किसके विरोध में किया? तो राजा दाहिर। ये कहाँ का राजा था? सिंध का। सिंध कहाँ का राजा था? सिंध का, आज के पाकिस्तान में जो है प्रांत। ठीक है, ये आक्रमण करेंगे तो डायरेक्ट भारत के इंटरनल पार्ट में थोड़ी ना आ जाएंगे, तो किनारे वाले पार्ट में राजा दाहिर के साथ इसका युद्ध हुआ और जो मोहम्मद बिन कासिम था तो वो क्या हुआ? सफल हुआ अपने उद्देश्य में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ से पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में। पूछेगा कि भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, राजा दाहिर का भी नाम आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ से इतना आपको याद रखना कि अरबों का आक्रमण क्या है। मुख्य पॉइंट 2-3 थे तो मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। किसका आक्रमण? तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों के आक्रमण में फिर हम देखेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से किसको? महमूद गजनवी को। यहाँ पे देखते हैं पहले तुर्क जो गजनी था, गजनी कौन? गजनी नामक जो हो तो साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अल्पतगीन ने। किसने की थी? अल्पतगीन ने। किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, अल्पतगीन के बाद हुआ एक सुबुक्तगीन। कौन? अल्पतगीन के बाद हुआ सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद हालांकि एक शासक और आया है, पिरिक्तगीन, मैं उसका भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। कौन आया? पिरीतगीन। कौन आया था? पिरीतगीन। पिरीतगीन नामक शासक आया। अल्पतगीन, फिर अल्पतगीन के बाद पिरीतगीन। पिरीतगीन के समय में ही पूछेगा कि पहला सफल आक्रमण तुर्कों का सफल आक्रमण कब हुआ? तो पिरीतगीन के समय पर हुआ। किसके समय पर हुआ? पिरीतगीन के समय पर हुआ। अल्पतगीन के बाद पिरीतगीन शासक बना और पिरीतगीन के बाद बना कौन? सुबुक्तगीन। कौन बना? सुबुक्तगीन। कौन बना था? सुबुक्तगीन। ठीक है, और ये सुबुक्तगीन कौन था? ये अल्पतगीन का दामाद। कौन था? दामाद भी था और गुलाम भी था। कौन था? दामाद भी था और गुलाम भी था। और इस सुबुक्तगीन का फिर पुत्र होता है कौन? महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। महमूद गजनवी किसका पुत्र है? सुबुक्तगीन का। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना चीज याद रखना। पूछे कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन ने। प्रीतगीन के समय पर भारत में पहला जो तो सफल आक्रमण हुआ। यहाँ पे चीज आपको एक चीज और याद रखना है कि जितने भी पश्चिम से हमारे आक्रमण होंगे, क्या होंगे? पश्चिम से जितने भी आक्रमण होंगे तो ज्यादातर किस दर्रे से होंगे? बोलन दर्रे से। ये कहाँ पे है बोलन दर्रा? बोलन दर्रे से आक्रमण करेंगे। कहाँ से करेंगे? बोलन दर्रे से। भाई एक तरफ से चाइना वाले बॉर्डर से तो पूरा हिमालय है, ठीक है, तो पश्चिम से पाकिस्तान आज जहाँ पर है तो उसी का एरिया खुला था तो वहीं से ज्यादातर आक्रमण होते थे। तो बोलन दर्रा आज कहाँ पे है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, पाकिस्तान के लास्ट वाले किनारों में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो महमूद गजनवी था, तो महमूद गजनवी शासक बनने के पहले कहाँ का जो हो तो मतलब जो मुख्य रूप से गजनी का शासक बनने के पहले कहाँ का शासक था? खुरासन का। कहाँ का शासक था? खुरासन का। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना। पूछेगा कि महमूद गजनवी गजनी का शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? तो खुरासन का शासक था। ठीक है, अब इसने कुछ उपाधियां इसको जो हो तो दी गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। उस समय पर क्या था कि इस्लाम धर्म से जितने संबंधित शासक होते थे, जो यदि उनको खलीफा के द्वारा उपाधि दी जाती थी या खलीफा के द्वारा उनको स्वीकार कर लिया जाता था, तो ये मान लिया जाता था कि ये क्या है? एक परमानेंट और जो हो तो जो हो सही शासक है। ठीक है, क्या है? सही शासक है, यह उसको परफेक्ट शासक माना जाता था। तो यमीन उद्दौला की उपाधि दी गई खलीफा के द्वारा। और इसको एक उपाधि और दी गई थी, यमीन उल मिल्लाह। कौन? यमीन उल मिल्लाह। तो पूछेगा कि यमीन उद्दौला और यमीन उल
मिल्लाह की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो महमूद गजनवी को। ये किसने उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किसने उपाधि दी थी? ये सब खलीफा ने दी थी। किसको? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मूर्ति भंजक? मूर्ति भंजक इसलिए बोला जाता है, तो समझते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैं इरेजर ढूंढने लगा था, मिल नहीं रहा था, तो देखिए अभी आगे यहाँ पे क्या हुआ। इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से क्यों जाना जाता है? मूर्ति यानी जो स्टेच्यू है उनको, और भंजक मतलब तोड़ना। ठीक है, तो मंदिरों में ज्यादातर ये आक्रमण करता था, तो उससे मूर्तियां वहां की तहस नहस होती थी, तो इसलिए इसे मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे आगे क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे इसने जो पहला आक्रमण किया, पहला सफल आक्रमण किया, तो कब किया? तो पहला सफल आक्रमण इसने किया 1000 में। कब? 1000 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया भारत के उस उत्तर पश्चिमी प्रांत में, यानी आज जहाँ पे पाकिस्तान है उस जगह पे। ठीक है, तो वहां पे किनारे में, और इसने सफलता भी हासिल की इस चीज में। आगे यदि हम बात करें तो जो सेकंड आक्रमण है, तो सेकंड आक्रमण इसने 1001 ईस्वी में किया। 1001 ईस्वी में किया। ठीक है, 1001 ईस्वी में किया। और यहाँ पे जब इसने आक्रमण किया, तो ये इस समय पर जो आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी पे, तो ये कहाँ पर करेगा? पाकिस्तान की सीमा के आसपास में, है ना। लेकिन जब ये 1001 में आक्रमण करता है, यहाँ पे शासक होता है कौन? जयपाल। कौन होता है? जयपाल। ये थोड़ा और अंदर आ गया भारत की तरफ, वहां का शासक कौन होगा? जयपाल होगा। कौन होगा? जयपाल होगा। तो जयपाल को इसने पराजित कर दिया। ठीक है, जयपाल को पराजित कर दिया। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, मैंने अभी बताया था कि जो पीरीतगीन है, तो पीरीतगीन के समय में पहला सफल आक्रमण किया था तुर्कों ने, तो उस समय पर भी जयपाल जो हो तो शासक था, यानी जयपाल के जो हो तो साथ मुकाबला हुआ था इन लोगों का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि सन 1008 ईस्वी में, तब 1008 ईस्वी में इस विद्याधर नाम का, जब हमने बुंदेलों का इतिहास पढ़ा था, बुंदेलखंड का, वहां पे हमने देखा था कि एक शासक विद्याधर भी था। ठीक है, तो विद्याधर जो था, विद्याधर के समय पर इससे संधि हुई थी। ठीक है, विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी के सामने सरेंडर नहीं किया था, आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है, तो इसको क्या याद रखना है कि 108 ईस्वी में विद्याधर के साथ इसकी संधि हुई थी। विद्याधर के साथ क्या हुई थी? इसकी संधि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र शासक कौन था जिसने महमूद गजनवी के साथ जो तो आत्मसमर्पण नहीं किया महमूद गजनवी के सामने, तो कौन हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा, जो क्या है? चंदेल शासक है बुंदेलखंड का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी आगे यहाँ पे 1025 ईस्वी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। 1025 ईस्वी में इसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर पे। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर, गुजरात। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर कट रहा है, तो आपको ध्यान देना है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और इसी के समय पर जो तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मूर्तियां तोड़ी गई, तो मूर्तियों को तोड़ करके इन्होंने कहाँ पर लगवा दिया? मदीना वगैरह की जो हो तो मस्जिदों में लगवा दिया था। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। हाँ, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस हो गया, ऐसे मैंने बता दिया कि इसने मक्का मदीना वगैरह की जो तो कहाँ पर लगा दिया? मस्जिदों में, मदीना की मस्जिदों में लगवा दिया। ठीक है, सीढ़ियों वगैरह में। और यहाँ पर मतलब किताबों के रेफरेंस के अनुसार तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर 5000 लोगों की हत्या की गई। 5000 लोगों की हत्या की गई थी। ठीक है, इस समय पर 5000 लोगों की हत्या की गई थी। ठीक है, ये कभी एग्जाम में नहीं आना है कितने लोगों की हत्या की गई। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे अंतिम आक्रमण इसका कब हुआ? 1027 ईस्वी में। कब हुआ? 1027 ईस्वी में। पूछेगा कि किनके विरोध में हुआ? तो जाटों के विरोध में। किनके विरोध में हुआ? जाटों के विरोध में। किनके विरोध में हुआ? जाटों के विरोध में हुआ। किनके विरोध में? जाटों के विरोध में। ठीक है, 1027 ईस्वी में। यहाँ पर हुआ क्या था कि जब 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर का, जब सोमनाथ मंदिर से जब धन दौलत लूट करके जा रहा था महमूद गजनवी, कौन? महमूद गजनवी,
तो रास्ते में जाटों ने क्या किया, इसको लूट लिया। क्या किया, जाटों ने इसको लूट लिया 1025 ईस्वी में इसके आक्रमण के बाद। तो इनको फिर से हराने के लिए वो 1027 ईस्वी में फिर से इनके ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है, महमूद गजनवी। तो ये चीज आपको याद रखना। तो ये इसका अंतिम आक्रमण पूछेगा कि कब हुआ, तो 1027 में किनके विरोध में हुआ, तो जाटों के विरोध में हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसकी मृत्यु हो गई 1030 में। कब हो गई, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ से क्या याद रखना कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कौन था, फर्स्ट शासक था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि पूछेगा कि सेवंत राय और तिलक जैसे जो हो तो सेनापति किसकी सेना में थे, तो किसकी सेना में होंगे, महमूद गजनवी की सेना में, ठीक है। तो ये कौन थे, सेनापति थे, ठीक है। सेवंत राय और तिलक जैसे सेनापति महमूद गजनवी के जो तो सेना में थे, ठीक है। इसके दरबारी जो थे, तो दरबारी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है। इसकी ट्रिक क्या है, फूफा। क्या है ट्रिक, फूफा। अब फूफा से, एफ से क्या है, फिरदौसी। क्या है, फिरदौसी। और यू से क्या है, उतबे। यू से क्या है, उतबे। और एफ से क्या है, एफ से है फारूखी। क्या है, फारूखी। एफ से क्या है, फारूखी। और ए से क्या है, अलबरूनी। कौन है, अलबरूनी, ठीक है। कौन है, अलबरूनी। तो यहाँ पे दो लोगों की पुस्तकों के भी नाम याद रखना है। फिरदौसी की प्रमुख पुस्तक थी शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, शाहनामा। और अलबरूनी की जो मुख्य बुक है वो कौन है, तहकीक ए हिंद। कौन, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। तहकीक मतलब खोजना। क्या है, तहकीक मतलब क्या होता है, खोजना। तो फिरदौसी की जो बुक है तो क्या है, शाहनामा। और अलबरूनी की जो बुक है तो क्या है, तहकीक ए हिंद। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना। अब यहाँ से जो हमारा ये है महमूद गजनवी का तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, ये खत्म। अब तुर्कों के आक्रमण अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन, मोहम्मद गौरी को। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।